Okay, so we were at question number 76 कि बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड इज़ प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड जो है वो डीप पेरिनियल पाउच में होता है। इसकी मैंने आपको पिक्चर भी शेयर की थी, आप लोग इसकी पिक्चर भी देख लें। और मेन इंपॉर्टेंट थी कि आपको इसको याद कैसे करना है। ठीक है, सबसे पहले आप इसको ऐसे याद करेंगे कि प्रोस्टेट होता है, प्रोस्टेट होता है और उसके बाद एक थोड़ा सा जो पार्ट होता है प्रोस्टेट के बाद वो मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा होता है, और उसके पास जो ग्लैंड होता है वो बल्बर यूरेथ्रल ग्लैंड होता है। ठीक है, और इस तरह से, और उसके पास एक्सटर्नल स्फिंक्ट्री होता है। ठीक है, ये तीन चीज़ें होती हैं और ये तीनों डीप में होती हैं। कि डीप का मतलब है कि ऑब्वियसली डीप जो है वो ऑब्वियसली बॉडी के अंदर होगा। आप इसको ऐसे याद करें कि वो बॉडी के अंदर होगा डीप, और सुपरफिशियल बॉडी के बाहर होगा। ठीक है, तो बल्बर यूरेथ्रल ग्लैंड जो है वो आपका डीप पेरिनियल पाउच में होता है, वो मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा के पास होता है और एक्सटर्नल स्फिंक्ट्री के पास होता है। ये तीनों चीज़ें डीप पेरिनियल पाउच में होती हैं। बाकी जो आपका जो ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड है और उसके बाद जो बल्बर यूरेथ्रा है, ये सब कुछ आपका सुपरफिशियल पाउच में होता है। ठीक है, जो ये जो मैंने आपको पार्ट बताया है इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, बल्बर यूरेथ्रल ग्लैंड, उसके बाद आपको मेम्ब्रेनस बताया मैंने यूरेथ्रा, और साथ एक्सटर्नल स्फिंक्ट्री। ठीक है, इसको आपने ऐसे याद कर लें, BME से आप याद कर लें। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें आपकी डीप में चली जाती हैं, और सुपरफिशियल बाकी चीज़ें जो मेन सारी बाहर नज़र आएंगी आपको वो सारी सुपरफिशियल हैं। ठीक है, ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड जो फीमेल्स में होता है वो बाहर की तरफ होता है, तो वो आपको बाहर मिलेगा। और मेल्स का भी बल्बर यूरेथ्रल ग्लैंड जो है, बल्बर यूरेथ्रल ग्लैंड उनका मेल्स का डीप में होता है, बल्बर यूरेथ्रा जो है वो उनका सुपरफिशियल में होता है। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, मैंने इसकी बहुत अच्छी पिक्चर्स रखी हुई हैं। आप लोग MCQ करने के बाद मेरी कम्युनिटी में जो पिक्चर्स पोस्ट हुई होती हैं वो देख लिया करें, MCQ कभी नहीं भूलेगा आपको। ठीक है, उसके बाद है, अ मैन क्रॉसिंग रोड ही टुक द राइट देन लेफ्ट वाइल ड्राइविंग दिस कार मूवमेंट कॉज्ड बाय वर्टिब्रा। अच्छा, अब वो बता रहे हैं कि बंदे ने लेफ़्ट राइट देखा है। तो आप कोई भी चीज़ नोट करें कि हमने ऐसे याद किया कि कोई भी चीज़ पिवट होती है ना, पिवट एक जगह से लेफ़्ट और राइट मूव करेगी, वो एज अ पिवट है। तो उसमें क्या जॉइंट हो गया, वो पिवट जॉइंट हो गया। ठीक है, और इसमें इन्होंने आपको एक्सप्लेन भी कर दिया है कि जो एटलांटो एक्सियल जॉइंट होता है वो पिवट जॉइंट होता है, जिसमें आप लेफ़्ट राइट देख रहे हैं। ठीक है, लेकिन जो आपका एटलांटो ऑसिपिटल है, जो आपके सर के साथ और वर्टिब्रा के साथ जिसका जॉइंट बन रहा है, उसमें आप ऊपर और नीचे देखते हैं। ठीक है, जैसे आप कह सकते हैं कि किसी बंदे ने आपसे कोई बात पूछी है तो उसमें आप नोडिंग करते हैं, नोडिंग। ठीक है, अप एंड डाउन करते हैं सर, उसको आप बाय एक्सियल हो जाता है वो, कि वो दो एक्सिस के अराउंड मूव करेगा, लेफ़्ट राइट भी मूव करेगा और अप एंड डाउन मूव करेगा। ठीक है, तो वो आपकी हो गई बाय एक्सियल। उसके बाद आता है कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है और मैसिव ब्लड लॉस है, अंडरगो शॉक 80-40। अच्छा, जब ये देखें ना 80-40, वैसे तो आपको इसमें कैलकुलेट करने की भी ज़रूरत नहीं है। 80-40 BP का पता चल रहा है कि भाई इसका मीन आर्टेरियल प्रेशर बहुत ही कम निकलेगा, और वैसे 60 से बिलो ही निकलेगा। तो इसमें सीनस इस्कीमिक रिस्पॉन्स है, 60 से बिलो में सीनस इस्कीमिक रिस्पॉन्स है, 100 से बिलो में बैरो रिसेप्टर है। अगर शॉर्ट एक्टिंग पूछें तो बैरो रिसेप्टर है, लॉन्ग एक्टिंग पूछें तो रास है, और अगर पोटेंट पूछें तो सीनस इस्कीमिक रिस्पॉन्स है, और अगर पूछें कि प्रोलॉन्ग टाइम के लिए कौन काम कर रहा है, रास कर रहा है। शॉक में जो है बॉडी को कौन रिस्पॉन्स दे रहा है और कैसे मेंटेनेंस हो रही है शॉक में, तो वो बैरोरिसेप्टर से हो रही है। आई होप ये सारी बातें समझ आ गई होंगी। तो अगर किसी ने कैलकुलेट भी करना होता है तो वो पहले आप पार्शियल प्रेशर निकालोगे, पार्शियल प्रेशर सिस्टोलिक माइनस डायस्टोलिक होता है, वो आ गया। उसके बाद जो है मैप कैसे निकलता है, डायस्टोलिक का BP लिया, डायस्टोलिक का BP 40 था, 40 लिया प्लस उसका 1/3 ले लिया पार्शियल प्रेशर का, तो ये 40 + 15 तो 55 आया। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप पढ़ लें, इसको जो है वो आपको मैंने बता भी दी हैं इधर से। उसके बाद कह रहा है कि विलेज में एक औरत गई है, उसके पास फिर उसको BP ब्लीडिंग हो गई है, उसके गम से भी ब्लीडिंग हो रही है, उसके प्लेटलेट भी जो हैं वो कम हो गए हैं। TLC देखें, TLC कितना ज़्यादा है, TLC ज़्यादा है, प्लेटलेट 30 हो गए हैं, न्यूट्रोफिल और न्यूट्रोफिलिया है, और ब्लड सेल्स में क्या शो कर रहा है, ब्लड सेल्स शो कर रहा है, RPT APTT प्रोलॉन्ग है। व्हाट इज़ द डायग्नोसिस, डायग्नोसिस इज़ DIC।
ठीक है। DIC में मैंने आपको बताया था कि DIC में तीनों जगह सब कुछ ब्लीड होना शुरू हो जाता है, PT, APTT, क्लॉटिंग फैक्टर सब कुछ इसका डिरेंज हो जाता है और बंदा हर जगह से ब्लीड करता है, ठीक है। और इसमें अक्सर ये होता है कि बंदी जो है वो लेबर में होती है, प्रोलॉन्ग लेबर होती है, और जिसकी वजह से वो DIC होता है। ये टिपिकल सिनेरियो है कि प्रोलॉन्ग लेबर से आएगी या ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर से आएगी, तो वो उसको उसके डिरेंज हो गए हैं क्लॉटिंग फैक्टर्स, तो क्या मसला हुआ है, तो वो मसला ये है DIC। लेकिन अगर पूछें कि प्रोलॉन्ग और ऑब्स्ट्रक्टिव प्रेगनेंसी है और बंदी एकदम से मर गई है और डेथ हो गई है, तो क्या चीज़ होती है, वो फिर एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म होता है, ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 हमें कह रहा है विच वन इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू कोरोनरी आर्टरी डिजीज़। तो हमें पता है कि LDL इज़ द नोटोरियस कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, जो आके आपके एथेरोस्क्लेरोसिस बनाता है। HDL तो आपको पता है कि सेफेस्ट होता है ना, आपको कहते हैं कि जो आपके हेल्दी जिसको कहते हैं आपके कोलेस्ट्रॉल। प्लाज्मा कोलेस्ट्रॉल से क्या पता चलेगा भाई, इसमें क्या हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है। उसमें से जो LDL बैड वाले हैं वो हमें बताएंगे कि भाई LDL ज़्यादा हो गए, बॉडी में टॉक्सिसिटी हो गई है कोलेस्ट्रॉल्स की और बॉडी जो है वो एथेरोस्क्लेरोसिस की तरफ जा रही है। काइलोमैक्रोन तो बॉडी को वो जो है ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। उसके बाद कहते हैं कि न्यू एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स हैं, उनकी इन्वेस्टिगेशन ऑफ द टेक्निक है सीक्वेंशियल ट्रायल। अच्छा, मैंने आपको बताया था ना सीक्वेंशियल ट्रायल क्या होता है। सीक्वेंशियल ट्रायल यही है कि आपने 3-4 एक बंदे को दवाई दे दी है, उसको फिर आपने हर 1 साल बाद मतलब महीनों बाद जो है फॉलोअप करते रहना, सीक्वेंशियल ट्रायल हो गया। रीनल ट्रांसप्लांट, ठीक है, सिंगल मोस्ट सिग्निफिकेंट टेस्ट इज़ डन। तो सिंगल मोस्ट टाइप जो ट्रांसप्लांट के लिए होता है HLA, असल में तो इसमें ABO ग्रुपिंग भी होती है, HLA भी होती है। तो मेन इंपॉर्टेंट जो अगर बंदे को सिर्फ एक ही चीज़ से इन्वेस्टिगेशन करनी है तो वो HLA टाइपिंग होगी फॉर ट्रांसप्लांट। उसके बाद कह रहा है कि बच्चे ने रेस्टोरेंट से कुछ खा लिया, उसके पेट में दर्द है, उसको पस है और RBC है उसकी, मतलब उसको ब्लडी डायरिया हो रहा है। पॉजिटिव एजेंट इज़ एंटीरो हेमरेजिक इकोलाई, ठीक है, एंटीरो हेमरेजिक इकोलाई है। कंपाइलोबैक्टर जेजेनाई आपको पता है कि ब्लडी डायरिया नहीं करता, वो सूडो मेम्ब्रेनस कोलाइटिस कराता है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है एंटीरोपैथोजेनिक जो है वो ट्रैवलर्स डायरिया कराता है, ठीक है। और नहीं, एंटीरोटॉक्सिजेनिक ट्रैवलर्स डायरिया कराता है, एंटीरोपैथोजेनिक बच्चों में डायरिया कराता है, और एंटीरोहेमरेजिक ब्लडी करता है। सल्मोनेला इस टाइफाइड, उसमें टाइफाइड मतलब करेगा सल्मोनेला उसमें, लेकिन ये है कि उसमें आपको बता रहा होगा डायरिया हो रहा है बच्चों को और बच्चों के न्यूट्रोफिल बच्चे के जो हैं वो कम हो गए, इस तरह की कोई पिक्चर आएगी, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि हार्मोन विच ट्रिगर्स द ऑनसेट ऑफ पार्चुरेशन। तो आपको पता है कि फीटल कॉर्टिसोल जो है वो पार्चुरेशन कराता है। मेनली बच्चे का जो अंदर से कॉर्टिसोल रिलीज़ होता है वो लेबर को इंड्यूस करता है। पेनफुल जनरल अल्सर, तो आप जहाँ पे भी पेनफुल अल्सर्स आएंगे ना, आपने आंखें बंद करके हर्पीस के बारे में सोचना है। चाहे वो जेनिटेलिया पे हैं, चाहे वो बॉडी के किसी भी पार्ट में हैं, आपने हर्पीस के बारे में सोचना है, ठीक है। तो ये है हर्पीस सिम्प्लेक्स। अब इसमें बता रहे हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन बता रहे हैं कि भाई पेनफुल जेनिटेलिया में बेसिड डिजीज़ है, जेनिटल हर्पीस है, चैनक्राइड है जो हीमोफिलस ड्यूक्रेसी से होते हैं, ठीक है, ये पेनफुल होते हैं। उसके बाद पेनलेस में फिस्टोफिलस है, लिम्फोग्रैनुलोमा जो क्लाइमेडिया कराता है, ग्रैनुलोमा इंगुएल जो क्लेप्साला कराता है, पेनलेस अल्सर विद पेनफुल लिम्फ नोड्स, लिम्फोग्रैनुलम वेनेरम इसमें है क्लाइमेडिया। पेनफुल अल्सर है, उसके बाद पेनफुल लिम्फ नोड है तो हर्पीस सिम्प्लेक्स, पेनफुल हर्पीस सिम्प्लेक्स, पेनलेस अल्सर एंड पेनफुल लिम्फ नोड्स ये हैं क्लाइमेडिया में। उसके बाद आता है पेनलेस अल्सर, पेनलेस लिम्फ नोड तो सिफिलिस। शिस्टोसोमा कॉजेज, अच्छा मैंने आपको जब बताए थे कि कैंसर में कौन से कॉजेज कार्सिनोजेंस में, तो शिस्टोसोमा जो है वो आता है जो यूरिनरी ब्लैडर कार्सिनोमा करवाता है, और कौन सा वाला करता है वो यूरिनरी ब्लैडर स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा करवाता है इसका ब्लैडर का, ठीक है। वो उसने बता दिया कि भाई कॉम्प्लिकेशन क्या है, इसकी कॉम्प्लिकेशन क्या है, स्पिनोमेगाली है इसकी कॉम्प्लिकेशन। स्पाइना बाइफिडा ड्यू टू जो डेफिशिएंसी ऑफ फोलेट, स्पाइना बाइफिडा वो जो कहते हैं जो प्रेगनेंसी में आपने फॉलिक एसिड नहीं लिया तो उनको मोस्ट लाइकली उन लोगों को ऐसा हो जाता है, ठीक है। उसके
उसके बाद कह रहे हैं कि लिम्बोसैक्रल स्वेलिंग हो गई है मेनिंजेस की विदाउट द न्यूरल ट्यूब टिश्यू। अच्छा, मेनिंजेस की ना इसमें जो टाइप्स बताई हुई हैं ना, आप ये देखें कि पहली बताई हुई है स्पाइना बाइफिडा, सिर्फ एक स्वेलिंग हो गई है जिसमें न्यूरल टिश्यू नहीं है। मेनिंजोसील में न्यूरल टिश्यू नहीं होता, ठीक है। मेनिंजोमायोसील में भी मेनिंजेस होती हैं। एनसेफलोफील में ब्रेन का पार्ट होता है और एनसेफलो में ब्रेन का पार्ट भी होता है, मेनिंजेस भी होती हैं। एनसेफलीस में तो मतलब ब्रेन का कुछ पार्ट ही मिसिंग होता है, ठीक है। तो इसमें हमने करना है कि विदाउट, उन्होंने पूछा है कि विदाउट न्यूरल टिश्यू कौन सा है, तो स्पाइना बाइफिडा विद मेनिंजोसील, ठीक है। उसके बाद कहते हैं कि रिस्क फैक्टर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मलिग्नल माइलोमा, तो वो जीरोडर्मा पिगमेंटोजा जो है वो कॉज करता है मलिग्नेंट मेलानोमा, ठीक है। नाइट्रोसामाइन जो है एसोफेजियल कार्सिनोमा करती हैं। कॉन्जेनिटल निफस नेवियस भी करता है और लिचन प्लेनस, इनमें से जो कॉन्जेनिटल नेवस है वो ये भी, इसकी टेंडेंसी भी है और इसकी टेंडेंसी भी है, लेकिन जीरोडर्मा पिगमेंटोजा की ज़्यादा टेंडेंसी है। तो हमने तो वो चूज़ करने थे जो बेस्ट ऑप्शन है, तो बेस्ट ऑप्शन इसमें बी है। रिगार्डिंग हिस्टोलॉजी ऑफ नॉर्मल किडनी, जैसे नॉर्मल किडनी हिस्टोलॉजी ये है कि उसमें पोडोसाइड ऑन द बेजल लेयर ऑफ द बोम एंड क्यूबाइडल एपिथेलियम इन द पैराइटल सेल ऑफ द बोम। क्यूबाइडल नहीं होती, सिंपल स्क्वेमस होती है, ठीक है। लिखा हुआ है ना क्यूबाइडल एपिथेलियम, तो सिंपल स्क्वेमस होती है। और तो फिर ये पहला कैंसिल हो गया। पोडोसाइड ऑन द बेजल लेयर ऑफ द बोम एंड कैप्सूल, ये ठीक है। डीसीटी इज़ लॉन्गर देन पीसीटी, नो, पीसीटी इज़ लॉन्गर देन डीसीटी। डीसीटी तो छोटी सी होती है, सबसे बड़ा जो होता है वो पीसीटी का पार्ट होता है। उसके बाद असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, फिर डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, उसके बाद फिर कलेक्टिंग डक्ट और फिर डिस्टल कलेक्टिंग डक्ट। ग्लोमुलस हैज़ सिंगल ऑर्ट्यूल, नो, इट्स अ टफ्ट ऑफ ऑर्ट्यूल्स, तो इसका आंसर क्या हुआ, बी। ऑटोसोमल डोमिनेंट डिफरेंट फ्रॉम ऑटोसोमल रिसेसिव, इट इज़ द हेट्रोजाइगस इज अफेक्टेड। इसमें यह है कि जो ऑटोसोमल डोमिनेंट है ना, उसमें अगर आपके दो पेरेंट्स हैं, मियाँ मतलब मदर फादर में से अगर एक भी होगा ना तो हेट्रोजाइगस हो गया, एक भी होगा तो उसकी अगर अंदर एक भी जीन होगी तो वो आपको शो हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें कह रहा है ओनली मेल कैरियर, नो, मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। कंप्लीट पेनिट्रस नहीं, इसके अंदर इनकम्प्लीट पेनिट्रस, इनकम्प्लीट का मतलब है कि हर बच्चे में तो शो नहीं होता, ठीक है। ओनली फीमेल्स आर अफेक्टेड, नो, ऑब्वियसली बाप के पास भी तो एक एक्स होता है, अगर कोई एक्स की लिंक्ड डिजीज़ है तो वो एक्स के थ्रू बच्चों में जा सकती है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि 18 ईयर मेल इज़ ब्रॉट टू द हॉस्पिटल, ऑल्टर सेंसोरियम, लो, शैलो ब्रीदिंग, ब्रेथ हैज़ फ्रूटी स्मेल और पीएच उसकी जो है वो 7.20 हो गई, मतलब कि हल्का सा मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो रहा है। यूरिन कीटोन्स पॉजिटिव है, अच्छा यूरिन कीटोन पॉजिटिव है, फ्रूटी स्मेल, ये सिंपल DKA का है। और HON होता है हाइपर ग्लाइसीमिया, हाइपर ग्लाइसीमिक नॉन कीटोनिक कोमा, ठीक है। ये नॉन कीटोनिक होता है, इसमें हाइपर ग्लाइसीमिया, तो हाइपर ग्लाइसीमिया होता है, हाइपर ग्लाइसीमिया हाइपर ऑस्मोलरिटी भी बढ़ जाती है और हाइपर ग्लाइसीमिया भी होता है, लेकिन ये नॉन कीटोजेनिक होता है, इसमें कीटोन बॉडीज़ नहीं प्रोड्यूस हो रही होती, ठीक है। और DK में कीटोन बॉडीज़ प्रोड्यूस हो रही हैं। सेप्टिक शॉक, MI, इसमें से कोई भी चीज़ नहीं बन रही, पहले और दूसरे में से बन रहा था और पहले दूसरे में से हमने इससे निकाला है कि भाई फ्रूटी स्मेल है और कीटोन बॉडीज़ यूरिन है, तो कीटोन बॉडीज़ इसका आंसर है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग एडिजन बिलोंग्स टू CAM फैमिली रिस्पॉन्सिबल फॉर एडेरेंस ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, तो आपको पता है कि कैटहेरिन जो होती हैं वो आपके एम्ब्रियो में जो पैदा होती हैं, जब आपकी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रही होती है तो वो जो है आपकी जो ब्लास्टोसाइट्स और सब बन रहे होते हैं, जब उनके अंदर जो एडिजन करवाती है वो ये कराती है कैटहेरिन, ठीक है। और इंटेग्रिन तो आपको पता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ अटैच होती है एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड के साथ और बाहर की तरफ होती है, उसका तो कोई रोल ना हो। ये सेल टू सेल एडिजन के लिए, हमें सेल टू सेल एडिजन चाहिए होती है ना एम्ब्रियो को, तो जब वो डिवीजन कर रहे होते हैं सारे सेल्स, तो उसमें फिर कैटहेरिन होगा, ठीक है। अच्छा, ये आप देखें बता रहा है कि सेल एडिजन मॉलिक्यूल कैटहेरिन इज अल्टीमेटली नेसेसरी फॉर द ट्रांजिशन एज morula to the formation of blastocyte to ensure the correct establishment of adhesion junction in trophectoderm, ठीक है। इंटरनल हीमोस्टेसिस इज मेंटेन बाय, तो आपको पता है कि हमारी बॉडी में नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म चल रहे हैं सवाए कुछ के जो पॉजिटिव हैं, जैसे कि लेबर एक पॉजिटिव फीडबैक है, ठीक है, बाकी सारे अक्सर मेजॉरिटी नेगेटिव है।
डिसेंट ऑफ ओवरी आउट ऑफ द एब्डोमेन इज़ प्रिवेंटेड बाय, अच्छा ओवरी जो है वो अभी कैसे एब्डोमेन में अड़ी हुई है, नीचे क्यों नहीं गिर रही, वो क्यों नहीं गिर रही, क्योंकि यूट्रस ने उसको पकड़ा हुआ है। ऐसे यूट्रस जा रहा है, ठीक है, यूट्रस का ये एम्प्यूला है, ये फिम्ब्राई हैं और यहाँ पे ओवरी है, तो वो यूट्रस के थ्रू अटैच्ड है, ठीक है। अब इसमें वो बता रहा है कि यूट्रस के ब्रॉड लिगामेंट ने उसको जोड़ा हुआ है। ओवरी रिमेन विद इन न्यूक्लियस ड्यू टू पेल्विस ड्यू टू ब्रॉड लिगामेंट प्रिवेंट द ओवरी फ्रॉम फॉलिंग डाउन। ब्रॉड लिगामेंट ऊपर तो ब्रॉड लिगामेंट एक बिल्कुल चादर की तरह टाइप्स ऑफ लिगामेंट होता है, उसने पकड़ा होता है उसको, ठीक है। नॉर्मल डिसेंट ऑफ द ओवरी अर्ली इन लाइफ विच सपोर्ट द ओवरी फॉर फर्दर डिसेंट एंड रिमेन्स विद इन पेल्विस इज़ यूट्रस, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं कि फीमेल विद हार्ट डिजीज़ डाउन ट्रैक्शन ऑफ एवी वेल्व कैन नॉट बी मेड विच स्ट्रक्चर इज़ डैमेज। तो आपके जो एवी वेल्व होते हैं वो नीचे कॉर्डा टेंडनी से लेके फिर नीचे आपके पेपलरी मसल्स के साथ अटैच होते हैं थ्रू कॉर्डा टेंडनी। अब उसका कॉर्डा टेंडनी ही डैमेज हो गया है तो एवी वेल्व का वहीं पड़ा रहेगा, बंद हो रहेगा और वो उसको खुलेगा नहीं, ठीक है। क्रिस्टा टर्मिनालिस तो आपको पता है कि वो रिज है, इसका तो कोई फंक्शन नहीं है। और सेप्टो मार्जिनल बैंड इसका भी ऐसा कोई फंक्शन नहीं है। मेन फंक्शन यही है कि इस कॉर्डा टेंडनी जो के अटैच होते हैं पेपलरी मसल से टू द वेल्व्स। उसके बाद है एंटी एजिंग इज़ बाय विच, तो अब कोलेस्ट्रॉल, और अगर आप कोलेस्ट्रॉल और ये कैलोरिक डाइट कम खाएंगे तो वो आपके लिए एंटी एजिंग होगी।